जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं का एग्जाम नजदीक आ गया है, आप में से कई सारे बच्चों के हाथ पैर फूलने लगे होंगे। और बेटा ऐसा होना बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर आपकी जगह मैं भी होता तो कुछ ऐसा ही महसूस करता। बेटा जब हम किसी एग्जाम की साल भर तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम के नजदीक आने पर थोड़ा बहुत डर लगना तो स्वाभाविक सी बात है। हमें बस इस डर को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना है और जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनना है। बेटा मैं इस वीडियो में आपको सीबीएसई बोर्ड साइंस बायोलॉजी का पूरा एनालिसिस बताने वाला हूं कि अब हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और किस चैप्टर से किस टॉपिक को ज्यादा वेटेज देना चाहिए। तो बेटा अगर मैं पिछले 4 से 5 साल के पेपर उठा के देखूं तो मुझे एक चैप्टर वाइज वेटेज देखने को मिलता है। जैसे लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उससे हर साल लगभग 8 से 9 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 7 मार्क्स या कभी कभी थोड़ा घटा के 6 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। ऐसे बेटा जो हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर है इससे लगभग 7 या कभी कभी 8 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, और हेरिडिटी और आर एनवायरमेंट इन दोनों से लगभग 4-4 मार्क्स का पूछा जाता है। बेटा अब हम आगे बात करेंगे चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी की कि किस चैप्टर के अंदर किस टॉपिक को मुझे कितना वेटेज देना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले लाइफ प्रोसेस चैप्टर की बात करते हैं। बड़ा चैप्टर है, आपको पता है इसके अंदर 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर बेटा आपको सबसे पहले जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके अंदर बेटा फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। बेटा फोटोसिंथेसिस के आप सबको पता है कि हमारी एनसीईआरटी ने 3 स्टेप बताए हैं। फोटोसिंथेसिस के वो तीनों स्टेप और साथ में बेटा उसकी रिएक्शन हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। और बेटा अगर बात करूं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मुझे सबसे पहले बेटा इसके टाइप्स याद करने हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। उसके बाद अमीबा में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या हैं। और फिर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन है वो हमें बेटा बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है ना। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का भी डायग्राम हमें बहुत अच्छे से बनाते आना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। और ह्यूमन डाइजेशन की सारी प्रोसेसेस मतलब सारे स्टेप्स, जैसे कि डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टमक एंड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी मुझे बहुत अच्छे से लिखते आने चाहिए। अब बढ़ते हैं बेटा अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है मेरा रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के अंदर बेटा आप सबने पढ़ा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले तो ये दोनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक। और एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन के साथ साथ मतलब आपको इसकी रिएक्शन भी अच्छे से याद होनी चाहिए। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेटा आपको इसके टाइप्स याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक। कौन कौन से टाइप्स का होता है, मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपको इसमें पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा इसकी भी आपको रिएक्शंस अच्छे से याद होनी चाहिए। और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस, ये भी एक बड़ा वाइटल क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये हमें अच्छे से याद करके जाना है। और दूसरी बड़ी बात कि भैया ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, ये डायग्राम भी बेटा एक बार बहुत अच्छे से स्टडी करना है। बल्कि मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम दिए गए हैं उन सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं बेटा। हो सकता है आपको बनाने को दे दे, या हो सकता है कि इनमें से कुछ नाम गायब कर दे और फिर आपसे पूछे कि बताओ कि ये पर्टिकुलर पार्ट का नाम क्या है। तो इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो उस पर ध्यान देना है। अब बेटा अगले टॉपिक की, और इसमें एक टॉपिक, इसमें एक क्वेश्चन और कम चांसेस हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बहुत ज्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ के जरूर जाएंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, ठीक। और एक चीज और कि बेटा कि नोज से एयर अंदर कैसे आई, ठीक, आई समझ में, और एल्वियोलाई तक कैसे पहुंची, है ना। नोज से अंदर आई और एल्वियोलाई तक अंदर कैसे पहुंची, उसका पूरा पाथवे भी आप एक बार अच्छे से देखकर जाइएगा। इसके बाद बेटा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूं तो अगला टॉपिक है मेरा ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन भी है और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी है। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, उसकी बात करूं तो उसमें जो मेन टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम मुझे अच्छे से बनाते आना चाहिए। अगर आप ये वाला बेटा बना सकते हो तो ये वाला, अदरवाइज आपके टीचर ने अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव सिखाया है तो आप वो वाला भी बना सकते हैं, लेकिन इसको प्रेफरेंस देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बाद बेटा ये तो हुई डायग्राम की बात। इसके बाद बेटा मुझे सर्कुलेशन,
आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि वो लिखने को आ सकता है। इसके साथ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के आपको एग्जाम्पल और सिंगल सर्कुलेशन जैसे कि फिशेज में होता है, इस प्रकार से आपको उनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। इसके बाद जो अगला सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें बनेगा वो बनेगा बेटा आर्टरी और वेन में डिफरेंस। तो आर्टरी और वेन में कम से कम आपको 4 से 5 डिफरेंस जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और आपको अच्छे खासे मार्क्स देकर जाएगा। और बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करूं तो आप सबको पता है कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक तो होता है बेटा जाइलम के थ्रू, है ना, और एक होता है फ्लोएम के थ्रू। बेटा फ्लोएम जो है वो आप सबको पता है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और दोनों ही प्रकार के ट्रांसपोर्ट अच्छे से आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आप इनको भी एक एक बारी पढ़कर जाएंगे क्योंकि इनसे भी बेटा अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, छोड़ना नहीं है इनको। ठीक, इसके बाद बेटा अगर अगले टॉपिक में मैं आगे चलूं तो वो है मेरा कौन सा, एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में सबसे सुंदर तो यही क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाओ। तो ये डायग्राम भैया अच्छे से बनाते आना चाहिए आपको। इसके बाद ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करो, तो इसके आपको पार्ट्स पता होना चाहिए कि किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, तो आपको ये भी लिखते आना चाहिए। ठीक, तो अगर इतना कर लिया आपने तो काफी है। इसके बाद एक बार हीमोडायलिसिस को बस पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि हो सकता है हीमोडायलिसिस से आपको क्या कहते हैं जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता है वो देखने को मिल जाए, तो एक बार उसको पढ़कर जरूर जाइएगा। इसके बाद बेटा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसमें आप नेफ्रॉन भी पढ़िएगा बेटा, है ना, नेफ्रॉन का डायग्राम क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, तो नेफ्रॉन का एक बार डायग्राम प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और नेफ्रॉन के पार्ट्स, उनके आपको काम पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है। ठीक, इसके बाद बेटा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पूछे जाने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो एक बार ज्यादा नहीं तो इसकी आप रीडिंग कम से कम लगाकर जाएंगे, जिससे कि अगर कुछ आ गया तो आप उसका आंसरेबल हो। ठीक, चलो बेटा अगला, अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो बात ही कहां से होगी, बोलो, न्यूरॉन से। तो इसमें आपको बेटा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद आपको न्यूरॉन का जो डायग्राम है वो भी बहुत अच्छे से बनाते आना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा सवाल है, पूछ लिया जाता है। फिर बेटा रिफ्लेक्स आर्क, 5 स्टार लगा दो इसको, तो ये रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक, तो ये बहुत अच्छे से, उसका डायग्राम भी दिया है, वो भी आपको अच्छे से बनाते आना चाहिए। ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन को बेटा अक्सर डायग्राम बनाने को पूछ लिया जाता है, तो आपको ये डायग्राम बनाते आना चाहिए ह्यूमन ब्रेन का। ठीक, सबसे पहली बात। दूसरा, ह्यूमन ब्रेन कभी आपको जनरली, है ना, एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा। ठीक, बल्कि इसके जो पार्ट्स होते हैं, है ना, जैसे सेरिबेलम का फंक्शन बताइए, सेरेब्रम का फंक्शन बताइए, है ना, पोन्स का फंक्शन बताइए, मेड्यूला का फंक्शन बताइए, इस तरह से फंक्शन पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स के अलग अलग आपको फंक्शन पता होना चाहिए, खासकर हाइपोथैलेमस का और मेड्यूला का, क्योंकि अक्सर उनसे पूछा जाता है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसके बाद बेटा प्लांट्स के अंदर बात करूंगा, प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन की। तो आप प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन देखे होंगे, तो प्लांट्स के अंदर क्या कहते हैं, आपने ट्रॉपिक मूवमेंट देखी होंगी, नास्तिक मूवमेंट देखी होंगी, और एंड में देखा होगा फाइटो हार्मोन्स। बेटा फाइटो हार्मोन्स यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक, नास्तिक से उतनी नहीं है। एक ट्रॉपिक मूवमेंट याद रखिएगा, ट्रॉपिक मूवमेंट से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। आया समझ में? तो एक बार ट्रॉपिक मूवमेंट जितने भी हैं, जैसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिज्म, इनके एग्जाम्पल एंड इनके क्या कहते हैं, कुछ कुछ आप पीछे एनसीईआरटी में सवाल देखेंगे, वो दिए हुए हैं, उनको आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक, इसके बाद फाइटो हार्मोन्स, 5 तरह के फाइटो हार्मोन आपने पढ़े होंगे, आपके टीचर ने पढ़ाए होंगे, तो उनके बेटा जो फंक्शन है, एक एक दो फंक्शन आपको आने चाहिए। जैसे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो एटलीस्ट मैं आंसरेबल तो हूं, तो आपको बेटा ये एक बार अच्छे से देखकर जाना है। ठीक, चलिए साहब आगे चलते हैं और अगला चैप्टर उठाते हैं जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें आप शुरुआत देखेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगी। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और इसके बेटा जो टाइप्स हैं, है ना, जैसे बाइनरी फिजन हो गया आपका, है मल्टीपल फिजन हो गया आपका, बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, इनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, हो सकता है आपसे मैचिंग में पूछ ले, ठीक, कि एक तरफ ऑर्गेनिज्म लिख देगा, एक तरफ क्या कहते हैं इनके टाइप लिख देगा और पूछेगा कि मिलाओ, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक सा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अपनी एनसीईआरटी में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बड़ा सुंदर सा एग्जांपल दिया ब्रायोफिल्म वाला, तो उसको बेटा आप एक बार जरूर पढ़कर जाइएगा, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपसे वो लिखवाए, हो सकता है कि उस पर एक एप्लीकेशन बेस्ड कुछ सवाल पूछ ले, तो वो हमें बेटा बनाते आना चाहिए।
इसके बाद बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो पहला क्वेश्चन आएगा साहब, वो तो यही है कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनाइए। 5 स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सारी लेबलिंग, ठीक है साहब। आप सैंपल पेपर लगाते होंगे तो आपको उसमें कई सवाल मिलेंगे इस डायग्राम पर बेस्ड। इसके बाद बेटा हम चलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वो बेटा जनरली बनाने को नहीं आता, ठीक, तो एटलीस्ट उसके जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन हमें पता होना चाहिए, ठीक साहब। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बेटा हमें उसका डायग्राम भी बनाते आना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी होता है बनाने में, तो अक्सर पूछ लिया जाता है। और उसके पार्ट्स और उसके फंक्शन, इनके हार्मोन्स भी और हार्मोन्स के फंक्शन भी हमें याद होने चाहिए, ठीक बेटा। इसके बाद बात करूं अगर मैं किसकी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है पीछे, अगर आपको पता होगा तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे मेथड है ना, तो वो अपने को आने चाहिए। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ये आपको आना चाहिए, ठीक बेटा। इसके बाद अगर मैं अगले चैप्टर की तरफ बढ़ूं तो अगला चैप्टर है मेरा हेरेडिटी। हेरेडिटी जो चैप्टर है इसमें फिक्स है, अगर वो आपसे सवाल पूछेगा तो वो कहां से पूछने वाला है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट, आपको यहां नहीं घुमाएगा, वो सीधे मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड सवाल पूछेगा, ठीक। अब वो ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे वो रिटर्न में पूछे, ठीक। इसके अलावा देखो अपनी एनसीईआरटी ने डायरेक्ट तो मेंडल के इनहेरिटेंस दिए, मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो दिए नहीं है ना, इनमें से एक का नाम एनसीईआरटी ने लिखा है, बाकी दो को गायब कर दिया है। लेकिन फिर भी बेटा कई बार इनको इनके नाम से पूछ लिया जाता है, बिकॉज हम जो मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड पढ़ रहे हैं, ठीक, ये तीनों लॉ उसी में काम कर रहे हैं, तो इन तीनों लॉ को पूछ लिया जाता है, तो एक बार इनको पढ़कर जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बेटा 5 स्टार लगा दीजिए, ये है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये वाला सवाल, तो इसकी प्रैक्टिस तो जरूरी करके जाएंगे, है ना। कभी कभी केवल फ्लोचार्ट बनवा लिया जाता है और कभी कभी फ्लोचार्ट के साथ पूरा लिखवा लिया जाता है, ठीक। या पूछ लिया जाता है कि जेंडर के लिए मेल ही हमेशा, जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए बच्चे के मेल ही हमेशा क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऐसा पूछ लिया जाता है, तो तैयार रहें बेटा इसके लिए। अगला चैप्टर है आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट अच्छा चैप्टर है, यहां से भी बिल्कुल ये समझ लीजिए फिक्स टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो फूड चेन एंड फूड वेब, 5 स्टार लगा दीजिए। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इसको 5 स्टार लगाइए। इसके बाद बेटा ट्रॉफिक लेवल है ना, एंड एनर्जी पिरामिड, इसको भी आप 5 स्टार लगा दीजिए। इन 3 जगह से सबसे ज्यादा सवाल आता है। इसके बाद बेटा चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, इसमें आप स्टडी इकोसिस्टम की कर रहे हैं, तो इकोसिस्टम क्या होता है पता होना चाहिए। और इसके जो 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से बेटा, बायोटेक एंड ए बायोटेक, ये दोनों कंपोनेंट भी एक बार हमें पढ़कर जाना है, ठीक सा, आई समझ में। मेन फोकस इन 3 टॉपिक पर रहेगा। फिर ओजोन, ओजोन हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़कर जाइए, क्योंकि ओजोन पर आपको ऑब्जेक्टिव मिल सकता है, ठीक सा। इसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यहां से एक ना एक सवाल, मतलब चाहे वो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे लेकिन पूछता जरूर है, ठीक। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है बेटा, यहां से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत अच्छे सवाल बनते हैं यहां से। आप पीछे एनसीईआरटी में देखेंगे एक्सरसाइज में, तो वहीं आपको 2 सवाल मिल जाएंगे इससे रिलेटेड बढ़िया, कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कैसे हार्मफुल हो सकते हैं, बताइए। अब सबको पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल तो हार्मफुल होते हैं, यार ये बायोडिग्रेडेबल तो डिग्रेड हो जाते हैं, फिर ये हार्मफुल कैसे हो सकते हैं, तो हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये भी पूछा आपसे जाएगा, तो एक बार आप इसको बढ़िया से पढ़कर जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा कि किस किस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक, उनको मुझे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक बेटा। इसके बाद ये तो रही बात चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी की। अब जो मेरे पास समय बचा है, अब जितने भी दिन बचे हैं मेरे बोर्ड के एग्जाम में, उसमें मैं अपनी तैयारी को कैसे पुख्ता करूं कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ूं, ठीक सा। तो देखो इसके लिए बेटा आपने को क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, और ये सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं आपको टाइमर लगा के, आई समझ में, बिल्कुल टाइमर लगा के 3 घंटे का आप टाइमर लगाइए, और सैंपल पेपर आपके इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करे हो या आपके पास जो भी हो आप लगा सकते हैं, या सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करके लगा सकते हैं, ठीक। तो 3 घंटे का टाइमर लगाइए। अब टाइमर लगाकर जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको उससे बेटा 2 बेनिफिट होंगे, कौन कौन से। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको यह पता चल जाएगा कि मैं 3 घंटे में पेपर पूरा लिख भी पा रहा हूं कि नहीं, उसमें आपको कुछ पेपर सिंपल भी मिलेंगे, कुछ टफ भी मिलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया। दूसरा, पेपर देके ये नहीं कि रख दिया, उसके बाद बेटा आपको अपनी मिस्टेक का क्या करना है, एनालिसिस, कि क्या क्या गलतियां करी, उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके वीक हैं, तो वो आप एक बार अच्छे से पढ़िए दोबारा, ठीक। तो
टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी हुई, और दूसरा आपको एनालिसिस मिल गया किसका, मिस्टेक का। और बेटा अक्सर बच्चों से बोला जाता है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, सीधी सी बात, क्या करिए, राइटिंग प्रैक्टिस और डायग्राम प्रैक्टिस। तो अगर आप सैंपल पेपर लगाते हो तो ये दोनों जो काम हैं वो आपके ऑटोमेटिक हो गए। बोलो, पेपर में लिखोगे साहब तो राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, डायग्राम वाले सवाल होंगे, डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम प्रैक्टिस हो गई। तो अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो उससे आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। ठीक है बेटा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।